नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज फिर से हमारे बचे हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को लेकर। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमने 10 प्रश्न तो पहले सॉल्व कर लिए थे और 10 प्रश्न और हैं जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक इस चैनल को और इस वीडियो को। तो बालकों में पहला 11वां प्रश्न है हमारा कि बालकों में संज्ञान की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, या फिर दूसरा ऑप्शन है प्रशिक्षण के अवसरों की भिन्नता होती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव। ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है आयु व स्वास्थ्य में असमानता। तो देखिए बालकों में संज्ञान की बात हो रही है यहाँ पर। तो संज्ञान मतलब वो किस प्रकार से सीखते हैं और वो अपना अनुभव किस प्रकार से बढ़ाते हैं। तो संज्ञान की भिन्नता आपको जैसे पता होगा कि बाल विकास में हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक बालक जो है वो अपनी समझ अपने हिसाब से विकसित करता है, मतलब कि अपना अपना संज्ञान बालक भिन्नता से लेता है। मतलब सभी बालकों में एक जैसे संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, सभी बालकों में अपने अपने भिन्नता पाई जाती है। तो उनमें क्या कारण है कि भिन्नता होती है। तो ये इसका सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों कि उनमें अंतरंग की जो योग्यताएं हैं वो भिन्न भिन्न होती है। बालक जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से सीखते हैं, क्योंकि सभी बालक एक जैसे नहीं हो सकते। कुछ बालक किसी चीज़ को देर से सीखते हैं, कुछ बालक जो होते हैं वो किसी चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं। तो उनमें अपनी अपनी अंतरंग की योग्यताएं भिन्न होती है। कुछ उनका परिवेशीय या फिर वातावरणीय विकास जो होता है वो देर से होता है, या फिर कुछ उनमें शारीरिक कमी होती है या फिर बौद्धिक कमी हो सकती है, जिसके कारण उनकी अंतरंग की भिन्नता योग्यताएं जो है वो भिन्न भिन्न होती है। इस कारण प्रत्येक बालक जो है वो अपना संज्ञानात्मक विकास भिन्न भिन्नता से करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं हम कि निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, मतलब इनमें से 3 विशेषताएं तो शैशवावस्था की मिलेगी आपको, परंतु एक विशेषता इनमें शैशवावस्था की नहीं है। तो 12वां प्रश्न सीधा सा प्रश्न है कि शारीरिक विकास में तीव्रता, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अगर शारीरिक विकास में तीव्रता होगी तो ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं होगी, या फिर मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, या फिर दूसरों पर निर्भरता, या फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नैतिकता का होना। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा नैतिकता का होना। नैतिक अगर होगा तो नैतिकता का जो अगर आएगा वो बाल्यावस्था, और सबसे अधिक नैतिकता का विकास होता है वो किशोरावस्था में होता है बालक की, क्योंकि नैतिकता जो होती है वो बाल्यावस्था से शुरू होती है, और हालांकि किशोरावस्था में भी होती है कुछ कुछ नैतिकता, पर नैतिकता संबंधी जो हो उसका संज्ञान होता है वो किसमें बाल्यावस्था में आता है, न कि शैशवावस्था में। शिशु जो होता है एक वो अपनी नैतिकता की समझ विकसित नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है वो इसमें सही ऑप्शन होगा वो होगा कि नैतिकता का होना। ठीक है, शारीरिक विकास में तीव्रता होगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शैशवावस्था की जो विशेषता है वो शारीरिक विकास एकदम तीव्रता से बढ़ता है। बालक छोटा सा होता है वो धीरे धीरे किस प्रकार से शैशवावस्था में ही अपना विकास कर लेता है, शारीरिक विकास। अब मानसिक क्रियाओं की तीव्रता मतलब जो नवजात शिशु होते हैं वो जन्म लेते ही मतलब अपना मानसिक जो है संतुलन इतना अच्छे से धीरे धीरे अपना गामक विकास करते हैं, संज्ञानात्मक विकास करते हैं, शारीरिक विकास करते हैं। तो शैशवावस्था में ऐसा कहा जाता है कि 90% जो है वो विकास शैशवावस्था में ही पूरा हो जाता है। तो ये विकास भी मानसिक क्रियाओं की तीव्रता ये भी तीव्र गति से होती है, और दूसरों पर निर्भरता, जो शिशु होगा वो अपने परिवार पर, माँ पर, पिता पर, इन पर निर्भर रहेगा शैशवावस्था में। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ है नैतिकता का होना ये गलत है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक नैतिक नहीं होता है, उसमें नैतिकता संबंधी कोई गुण नहीं पाए जाते हैं। तो ये 12वां प्रश्न था। अब 13वां प्रश्न देख रहे हैं हम कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो लड़कों को जोखिम उठाने के लिए, निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर जेंडर मतलब लैंगिक रूढ़िबद्धता से बचने के लिए बात कही गई है, तो हमें समझना होगा कि जेंडर मतलब मेल फीमेल की बात की गई है कि इन दोनों में समानता किस प्रकार से लाएं हम, जिससे कि हमारे छात्र जो है वो एक जेंडर रूढ़िबद्धता हुए है उससे बच सकें।
तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत होगा साथियों, क्योंकि अगर लड़कों को ही हम जोखिम उठाने की और निर्भीक बनने की, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो ये हमारी जो है वो लड़कियों के प्रति ऐसी दुर्भावना हो जाएगी कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि लड़कों को ही आत्मनिर्भर और निर्भीक बनने की सलाह नहीं देनी चाहिए एक अच्छे शिक्षक को। एक अच्छे शिक्षक को लड़के और लड़कियों दोनों को जो है वो आत्मनिर्भर और निर्भीक बनने के लिए बोलना चाहिए। अब दूसरा ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, तो ये सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को अच्छे से कार्य की सराहना करनी चाहिए, तो ये भी कुछ हद तक सही नहीं लग रहा है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं हम कि कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुश्ती में आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत सारी हमारे देश की जो है महिलाएं, लड़कियां जो है वो बहुत अच्छा कुछ कर रही है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित नहीं, उन्हें प्रोत्साहित करनी चाहिए, ताकि वो भी अपना जीवन जो है वो एक खेल के रूप में बिता सकें, एक अच्छा खेल खेल सके वो भी समाज में। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बी ऑप्शन हमें बिल्कुल थोड़ा सटीक लग रहा है कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। पारंपरिक भूमिकाएं वो कहते हैं जो सदियों से चली आ रही, और अपारंपरिक मतलब उन रूढ़िबद्धताओं को तोड़कर नए सिरे से उनको नए जो आज का दौर है उसमें रखना। तो लड़के और लड़कियों को अपारंपरिक भूमिका में एक साथ रखना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अब हम 14वां प्रश्न देखते हैं। ये बच्चों के सामाजिक विकास में किसका डैश 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 का विशेष महत्व होता है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, हमें देखना है कि सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है। क्या दिनचर्या का होता है, क्या बाल साहित्य का होता है, खेल का होता है, या फिर संचार का? तो इनमें हमें उपयुक्त जो इन चारों में सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा वो हमें देखना है। तो बच्चों के सामाजिक विकास में जो है वो अधिकांश जो है वो खेल जो होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि एक दूसरे की परस्पर भावना से खेलते हैं, एक दूसरे के सहयोग की भावना से खेलते हैं। खेल कोई सा भी खेल हो, बच्चे जो हैं वो सहयोगात्मक भावना रखते हैं उसमें। तो इस हिसाब से खेल जो हुआ ये सामाजिक विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही बच्चे खेल खेलते हैं, तो उन खेल के द्वारा वो सहयोगात्मक भावना का विकास होता है उनमें, और उनके जो है वो सामाजिक विकास में खेल विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन तीनों के मुकाबले बाल साहित्य तो है ही सही, और दिनचर्या भी अपनी जिस हिसाब से बनाएंगे वो तो सही है ही सही, पर इन सब में उपयुक्त जो लग रहा है वो है खेल का। तो खेल जो है सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 14वां प्रश्न हो गया। आप 15वां प्रश्न देखते हैं कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? अब यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक की बात हो रही है। मूर्त मतलब ठोस, स्थूल की बात हो रही है यहाँ पर। तो किस अवस्था में घटित होता है? ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं कि पियाजे ने किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास में जो है वो बताई गई अवस्थाएं बताई हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। तो वो कौन कौन सी है हम जान लेते हैं। पहली है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट या फिर सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये 0 से लगाकर 2 वर्ष तक, मतलब पहली जो अवस्था होती है वो होती है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट या फिर संवेदी पेशीय अवस्था, जिसका अवधि काल होता है जन्म से लगाकर 2 वर्ष तक। जो बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट या फिर संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आता है। अब हमें दूसरा देखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक का बालक होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से गुजरता है, ये पियाजे के अनुसार है। और तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक। तो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो स्थूल, मूर्त या फिर हम बोल सकते हैं ठोस क्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो होगा वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना भी क्या है
कि मूर्त संक्रियाओं का स्तर अवधि किस अवधि में घटित होता है। तो यहाँ पर मूर्त स्थूल ठोस संक्रियाओं का जो अवधि है वो कौन सी होगी, तो वो होगी 7 से 11 वर्ष तक। और एक और बची है जिसको हम बोल सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो घटित होती है 11 वर्ष से लगाकर 15 वर्ष तक। ठीक है, तो ये यहाँ पर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने देखा है कि किस प्रकार से बच्चे का जो है वो अपनी अवस्थाएं होती है और जन्म से लगाकर वो संक्रियात्मक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक किस किस दौर से गुजरता है। तो 16वां प्रश्न देखते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग की बात हो रही है, तो कोलबर्ग जो है उन्होंने अपना एक विकास का सिद्धांत दिया जिसको हम बोल सकते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। एक बांडुरा ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और एक लॉरेंस कोलबर्ग है, इन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। जबकि संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया है और गामक विकास भी इसी के अंतर्गत आता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत भी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट को ही बोलते हैं हम गामक विकास। ठीक है, तो नैतिक विकास का जो है ये किसने दिया है, ये लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। और इन्होंने विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा बच्चों के नैतिक विकास से संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डाला है। चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब वृद्धि, एक तो होता है विकास और एक होता है वृद्धि। तो वृद्धि को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर पर्यावरण, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है आहार। देखिए, हम छोटा सा अंतर समझ लेते हैं कि वृद्धि और विकास किस प्रकार होता है। विकास मतलब हमारी मानसिक क्रियाओं का, हमारी समझ का, हमारे संज्ञान का किस प्रकार विकास हो रहा है, तो ये विकास कहलाता है। जबकि वृद्धि के अंतर्गत हम जानते हैं कि वृद्धि मतलब शारीरिक जो हमारी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं उनका किस प्रकार से विकास हो रहा है। या फिर गामक मतलब हम हाथ पैर हिलाना, शिशु जो होता है वो कब से सीखता है, वो उसका मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। और वृद्धि के अंतर्गत हमारा जो शारीरिक विकास जो है वो आता है। जबकि विकास के अंतर्गत जो आता है वो आता है कि हमारा संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हो रहा, हमारा संवेदनाएं किस प्रकार से विकसित हो रही है। तो विकास जो है ये निरंतर चलती रहती है, जबकि वृद्धि जो है ये एक निश्चित अवधि तक चलती है और उसके बाद बंद हो जाती है। तो वृद्धि एक असीमित मतलब कम समय के लिए चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है वो निरंतर व्यक्ति मतलब जो होता है वो निरंतर जन्म पर्यंत, जीवन पर्यंत सीखता रहता है, तो वो विकास के अंतर्गत आता है। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पर्यावरण, बिल्कुल सही है। पर्यावरण के अंतर्गत भी अगर व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहेगा, जैसा उसको वातावरण मिलेगा, जिस प्रकार से उसका एटमॉस्फेयर बनेगा, तो वो अपनी वृद्धि जल्दी करेगा। मतलब अच्छे पर्यावरण में अच्छी वृद्धि होती है, ये कथन सत्य है। दूसरा है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो निरोगी होगा, वो मतलब रोगी नहीं होगा, और निरोगी होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बालक जो है वो वृद्धि जल्दी करेगा और अपनी वृद्धि में किसी प्रकार की रुकावट दर्ज नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आहार। तो आहार का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों की वृद्धि में, क्योंकि अच्छा विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वसा जो हमें ये निरंतर और सीमित जो उनकी संतुलित मात्रा है उनमें मिलते रहेंगे तो हमारी वृद्धि जो है वो अधिक होगी और अच्छी होगी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी किस प्रकार से होगा, क्योंकि वृद्धि जो है ये उपयुक्त सभी होगी, क्योंकि पर्यावरण में भी, अच्छे पर्यावरण में विकास होगा, स्वास्थ्य होगा उसका अच्छा, तो वृद्धि अच्छी होगी। और आहार का भी बताया हमने कि आहार से भी वृद्धि अच्छी होगी। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है आपका कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। हमें बताना है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कुछ बच्चे सीख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस सरल से प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, चाहे अपनी योग्यता अनुसार हो सकता है। एक अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक जो होगा उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, और बाल विकास की दृष्टि से और आधुनिक जो शिक्षा शास्त्र के हिसाब से देखें हम, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं सीख सकता। प्रत्येक बालक जो है अपनी समझ के हिसाब से और अपने
संज्ञान के हिसाब से सीख सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे यहाँ पर। हमारा सही होगा वो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक अच्छा अध्यापक जो होगा वो इस दृष्टिकोण से, इस नज़रिए से काम करेगा कि प्रत्येक बच्चा जो है वो सीख सकता है। 19वां प्रश्न देखते हैं कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। देखिए, 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन परीक्षाओं में, हमारी रीट में, हमारे संविदा में, कि खिलौनों की आयु और एक होती है खेल की आयु। तो खेल की आयु जो होती है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था, और खेल की आयु जो होती है, हाँ सही है, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो खेल की आयु होती है, जबकि पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो खिलौनों की आयु कही जाती है। अगर हम खिलौनों की आयु की बात करें तो वो पूर्व बाल्यावस्था, मतलब जिस प्रकार से शैशवावस्था से निकलेगा बालक और पूर्व बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा वो खिलौनों से खेलेगा। खिलौने मतलब जो घर के अंदर इंडोर खिलौने जो होते हैं उनसे खेलेगा, वो विभिन्न प्रकार की आजकल खिलौने आते हैं उनसे खेलेगा। तो ये पूर्व बाल्यावस्था के लक्षण हैं। खिलौनों की अवस्था जो कहा जाता है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। और अगर हम उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो उसको खेल की आयु कहा जाता है। खेल की आयु किस प्रकार से, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो बाहर इंडोर मतलब आउटडोर गेम्स खेलता है। इंडोर गेम्स जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में खेलेगा बालक, और उत्तर बाल्यावस्था में जो है वो बालक कौन से गेम्स खेलेगा, वो खेलेगा आउटडोर गेम्स, जिसमें क्रिकेट वगैरह जो ये खेल की आयु है, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, ये बाहर आउटडोर गेम्स हैं, तो ये उत्तर बाल्यावस्था में खेलेगा। जबकि पूर्व बाल्यावस्था में खेलेगा वो कौन सा हुआ, हमारा खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्योंकि बालक खिलौने से खेलेगा, इंडोर गेम्स खेलेगा, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, खिलौनों की आयु आती है, और वो पूर्व बाल्यावस्था आएगा। जबकि उत्तर बाल्यावस्था खेल की आयु आएगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। और 20वां प्रश्न हमारा देखते हैं हम, आज का आखिरी प्रश्न, कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किस चीज़ को बढ़ावा देता है, एक अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, इस प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतियोगिता की भावना, दूसरा है सहयोग की भावना, तीसरा है प्रतिद्वंद्विता की भावना, और चौथा है तटस्थता की भावना। तो एक अच्छा शिक्षक जो होगा वो बच्चों में किस प्रकार की भावना को बढ़ावा देगा, तो यहाँ पर सहयोग की भावना, क्योंकि सहयोगात्मक विकास जो होता है, सहयोगात्मक अगर भावना से अध्यापक काम करेगा तो वो प्रत्येक बालक को यही सिखाएगा कि हमें एक दूसरे के सहयोग से चलना है, हमें एक दूसरे का सहयोग किस प्रकार से चलना है, करना है। तो ये विद्यालय में सिखाए जाने वाले एक अच्छे से गुण होते हैं। जबकि प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा एक अच्छा अध्यापक जो होगा वो नहीं देगा, क्योंकि प्रतियोगिता की भावना जो होती है वो व्यवसाय में चलती है, न कि बालकों के पाठ्यक्रम में और विद्यालय में, ठीक है। और प्रतिद्वंद्विता की भावना का तो बिल्कुल विकास नहीं करना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक होता है उसको प्रतिद्वंद्विता मतलब एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता की भावना का विकास, प्रतिद्वंद्विता की भावना जो होती है वो नहीं सिखाना चाहिए। और तटस्थता की भावना भी नहीं, सरलता की भावना सिखाना चाहिए एक अच्छे अध्यापक को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सहयोग की भावना। तो आज ये 10 प्रश्न हमने चर्चा किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये प्रश्न की सीरीज़ कैसी लगी है। धन्यवाद।